हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कैम सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने ऑटोकैड की बेसिक्स देखा था, ब्लॉक डायग्राम देखा था ऑटोकैड का, और उसके एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कैम के बारे में कल देखा था कि कैम किस लिए होता है। तो कैम भाई प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए, प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए, पूरा कैम का मैंने ऑपरेशन आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ पिछली क्लास का कि मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैड पर, अपने कैड सॉफ्टवेयर पर क्या बनाते हैं, एक डिज़ाइन को बनाते हैं। ठीक है, उस डिज़ाइन को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कैम सॉफ्टवेयर में भेजते हैं। ठीक है, कैम सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है, वो उसमें मशीन कोड्स की इन्फॉर्मेशन को जो होता है, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को मशीन कोड में बदलता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है और उसके अकॉर्डिंग जो होती है हमारी जो मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वर्क करना शुरू करती हैं, अलग अलग ऑपरेशंस होना शुरू होते हैं। जैसे कि मिलिंग का ऑपरेशन होना, बोरिंग का ऑपरेशन होना, ड्रिलिंग का ऑपरेशन होना, अदर अदर टाइप्स के जो भी ऑपरेशंस होते हैं जो रॉ मटेरियल को पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसको उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और कौन कौन सी मशीनें होती हैं, सीएनसी मशीन्स होती हैं, हमारी लेथ मशीन्स होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, मशीन्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एज़ पर बीडीपी सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कैम ऑपरेशन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑटोमेशन के बारे में, फिर प्रोडक्ट साइकिल के बारे में। तो जो जो हमारे पास टॉपिक्स दे रखे हैं बीटीपी बोर्ड ने, वो सारे हम लोग इसमें टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अगर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे तो हम उनको भी कवर करेंगे। तो देखिए भाई, कैम सॉफ्टवेयर के इनमें से चरण होते हैं। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करता है कि मॉडल में कोई चेतवनी त्रुटि तो ना हो और उत्पादन प्रक्रम को प्रभावित करती हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या होता है, आप लोग डिज़ाइन बनाते हैं, तो जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसमें कहीं कोई ज्योमेट्री प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्योमेट्री एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्री एरर नहीं आना चाहिए जो भी आप लोगों ने क्या बनाया है, डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद जो है मशीनिंग प्रक्रिया के लिए निर्देशांक के अनुसार औजार पथ बनाना, मतलब जो टूल पाथ जनरेशन है वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 में कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही जो हमारी मशीन्स होती हैं वो वर्क करती हैं। क्योंकि देखो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, ठीक है, कोई भी रॉ मटेरियल दे रखा है, उसको अगर प्रोडक्ट में बनाना है, आप लोग सोचिए कोई भी जैसे कि पेन है या फिर कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट कह रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसको पर्टिकुलर शेप में बनाना है तो उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो क्या कहते हैं, जो हमारी मशीन से वो वर्क करनी चाहिए। अगर मुझे देखिए यहाँ से इसमें कोई भी अगर ऑपरेशन करना है तो उसके कोऑर्डिनेट सेट होने चाहिए कि वो यहाँ पर ही वर्क करे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है काटने की गति। तो देखिए जो भी हमारे पास टूल पाथ होंगे, यानी जो सीएनसी मशीन्स होंगी या जो लेथ मशीन्स होंगी जो वर्क करेंगी, ठीक है, वो किस हिसाब से वर्क करेंगी, जैसे कि भाई काटने की गति किस हिसाब से, वो कटिंग ऑपरेशन चल रहा है, उनकी फीडिंग ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, और किस हिसाब से कितना डेप्थ ऑफ कट है, वो सारा का सारा क्या होता है, कैम सॉफ्टवेयर में के चरण में आता है। क्योंकि जो भी मशीन होती है, जब रॉ मटेरियल को पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बदलती है, जो हमारी मशीन किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, जो भी सीएनसी मशीन्स होती हैं या अदर टाइप की मशीन्स होती हैं, हमारी लेथ मशीन्स होती हैं, तो उसमें सारा कुछ फीडिंग होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, फीडिंग भी होती है, कितनी डेप्थ तक हमें कटिंग चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए मशीन्स की, तो सारी की सारी डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो वो सारे कैम सॉफ्टवेयर से ही होती हैं। क्योंकि हम लोग कोडिंग करते हैं जी कोड और एम कोड की मदद से ही उसकी स्पीड वगैरह को, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर फीडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक है, ठीक है, कैम प्रक्रिया में सम्मिलित पद, स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ कैम ऑपरेशन। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ कैम ऑपरेशन। तो इसमें हम लोग कैम ऑपरेशन के कुछ चरण देखेंगे। तो टोटल 10 चरण हैं, ठीक है, 10 स्टेप्स हैं, एक एक करके एक स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला स्टेप है, उत्पाद पूरी तरह से कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैड सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करते हैं। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि पहले क्या करते हैं हम लोग, कैड सॉफ्टवेयर पर उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी डिज़ाइन में आप लोगों ने कोई भी डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद उस डिज़ाइन की कर लेगी एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे भाई उसको कि कैसा लग रहा है। अगर आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं उस डिज़ाइन में, तो वो चेंजेस भी हम उस डिज़ाइन में कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी परिवर्तन या कोई भी सुधार करना होगा तो हम उस परिवर्तन या फिर सुधार को किया जा सकता है। ठीक है,
कैड सॉफ्टवेयर के अंदर। इसीलिए तो सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, इसीलिए तो हम लोग क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, आसानी के उसके अंदर चेंजेस कर सकें जो भी हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं 3D प्रिंटर, मतलब 3D प्रिंटर्स भी एक टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है। प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग का भी एक टॉपिक आएगा जिसमें 3D प्रिंटर्स आएंगे, रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रिंटर्स आएंगे, प्रिंटर्स का भी कैसे आपको प्रिंटिंग होती है, 3D प्रिंटर्स और CNC जैसी मशीनों के द्वारा 3D प्रारूप निर्मित किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपने जो भी डिज़ाइन बना लिया उसका क्या होता है 3D मॉडल को बनाया जाता है, ठीक है। 3D प्रिंटर्स द्वारा उसको देखा जाता है पर्टिकुलर मॉडल को कि भाई इस मॉडल में कोई एरर वगैरह तो नहीं है, कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है, उसको 3D प्रिंटर की मदद से। अगले स्टेप नंबर 3 में देखते हैं हम लोग इस चरण में, ठीक है। इस चरण में उत्पादन के तरीकों, भंडारण, वितरण और लागत का प्रबंधन किया जाता है। यानी कि तीसरे चरण में हम पूरा मैनेजमेंट देखते हैं कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, किस हिसाब से उसको प्रोडक्ट को मैनेज करना है, किस हिसाब से उसका स्टोरेज करना है, किस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारे पास। कल मैंने आप लोगों को कैम के 2 ऑपरेशन बताए थे, प्रोडक्शन प्लानिंग और, ठीक है, 2 ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बताए थे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल में ये सारी चीज़ें आती थी हमारी कि भाई कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्टेप नंबर 4 हम लोग देखते हैं लागत का न्यूनतम स्तर तक रखने के लिए आवश्यक सामग्री को मैनेज किया जाता है। आवश्यक सामग्री और अन्य घटकों की तत्काल आदेश पर आपूर्ति की जाती है और फैक्ट्रियों के नियम अनुसार स्टोरेज को बनाए रखा जाता है तथा फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के काम कर सके। तो इसका कहने का मतलब है, देखो अगर आप कोई भी आप एज ए इंजीनियर हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या हो, उसकी कॉस्ट क्या रखें, कम से कम हो उसकी कॉस्ट, ठीक है। हमें इस हिसाब से अपने सिस्टम को बनाना होता है कि भाई अगर इस पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट 5 रुपये है तो हम इसमें की कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें, ठीक है, क्योंकि कम करने में हम पाते हैं। तो इसी हिसाब से हमें अपने अरेंजमेंट करने होते हैं, अपना लेबर का, अपनी मशीन का, अपने प्रोडक्ट्स में जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो उसमें हर जगह हमें ये करना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसी हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को मैनेज करना होता है, ठीक है, उसकी लागत को कम करना होता है। तो ये इसके अंदर है। फिर फैक्ट्रीज़ में जो भी हमारे पास ये नियम अनुसार स्टोरेज रखा जाता है कि भाई जो भी हमारे प्रोडक्ट है उनका स्टोर रखा जाता है ताकि फैक्ट्री में बिना किसी रुकावट के काम कर सके। मान लो कि सब रॉ मटेरियल जो भी इसमें यूज़ हो रहा है इसको बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारा फैक्ट्री में रखा जाता है। मान लो वो नहीं है, अगर आपको अब डिमांड आ गई कि भैया आपको 100 बनाने हैं और आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, तो फिर आप कहीं से और अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने में हो सकता है उस टाइम महंगा हो रॉ मटेरियल, तो वो दिक्कत आ सकती है, वो मशीन से वो सारी चीज़ें, इसलिए वो हम अरेंजमेंट पहले से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5। इसके अंदर हम देखते हैं कैम की सहायता से, मतलब कौन सा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की सहायता से उत्पादकों का उत्पादन और CNC मशीनों द्वारा नियंत्रित करते हैं, ठीक है। मतलब कैम सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या करते हैं भाई, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं और साथ में उनको कंट्रोल भी करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं उसमें। स्टेप नंबर 6 है कंप्यूटर कंट्रोल सेंसर का उपयोग करके उत्पाद का परीक्षण किया जाता है। ये भी मैं बताऊंगा कितने टाइप के सेंसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये भी हमारा एक टॉपिक है कंप्यूटर सेंसर्स। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर सेंसर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसका क्या करते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि हर स्टेप में, मतलब जितने भी स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं इन सारे स्टेप्स में हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते रहते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते रहते हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। इंस्पेक्शन करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम लोग चेक करते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 है। इस स्टेप में क्या लिखा गया है कि रोबोट का उपयोग करके उत्पादकों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उत्पादों को इकट्ठा किया जाता है और कंप्यूटर की सहायता से असेंबली लाइन को नियंत्रित किया जाता है। तो ये आप देखेंगे रोबोटिक्स चैप्टर के अंदर, ठीक है, रोबोटिक्स चैप्टर के अंदर इस पॉइंट को ब्रीफली समझेंगे। मतलब अक्सर अब क्या हो रहा है, जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना उसमें क्या हो रहा है, रोबोट्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, अलग अलग टाइप के रोबोट्स का यूज़ हो रहा है ना। तो वो रोबोट्स क्या करते हैं
कि जैसे कि मान लो कि वो अलग अलग एक ऑपरेशन सॉरी लाइन होती है, ठीक है। एक हमारे पास होती है मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है, फिर असेंबली लाइन होती है। तो प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो रोबोट की हेल्प से क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। मान लो कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आकर ये वाले रोबोट को ये असेंबली का काम करना है। किसी को नट बोल्ट को देखिए कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसके नट बोल्ट को क्या करना है, उसको कसना होगा। कोई अलग होगा तो उसको अलग ऑपरेशन करना होगा। तो इसी हिसाब से रोबोट्स की मदद से भी क्या करा जा रहा है, उत्पादों को इकट्ठा करा जा रहा है और उसमें असेंबली लाइन को नियंत्रित किया जा रहा है। असेंबली लाइन का मतलब है जहाँ पे प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है। अगर आपको एक गाड़ी बनानी है तो उसके पहिए कहाँ असेंबल होंगे, उसमें नट बोल्ट कैसे फिट होंगे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8। इसके अंदर देखते हैं भंडारण और वितरण से पहले उत्पाद की गुणवत्ता की जाँच की जाती है। तो यानी कि स्टोरेज करने से पहले और डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले क्या होता है, जो भी हमने प्रोडक्ट बना है उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और साथ साथ में इंस्पेक्शन भी किया जाता रहता है। फिर उसके बाद है लास्ट हमारे पॉइंट है स्टेप नंबर 9, वितरण के लिए उत्पादकों को स्वचालित स्टोर में प्रतीक्षा लगे गए वाहनों में लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब भाई हमने प्रोडक्ट अपना देख लिया कि प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर लिया, उसको हमने उसकी क्वालिटी को चेक कर लिया कि भैया प्रोडक्ट मार्केट के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा, तो उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता है, ट्रक्स वगैरह में लोड कर दिया जाता है, व्हीकल्स में लोड कर दिया जाता है और वहाँ से क्या होता है वो निकल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम द्वारा वित्तीय खातों का प्रबंधन, बिलों का निगमन और भुगतान किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स द्वारा भाई जो भी हमारे पास बिल्स वगैरह होते हैं उनका सारा जो भी मतलब अकाउंटिंग का काम है वो सारे का सारा मैनेज किया जाता है। तो ये हमारे पास 10 स्टेप्स थे किसके लिए, कैम प्रक्रिया के लिए, कैम ऑपरेशन के लिए हमारे पास 10 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सभी ने क्या कहते हैं कैम की और कैट की फुल फॉर्म जो होती है कमेंट बॉक्स में लिख दी होगी, ठीक है। और बाकी की नेक्स्ट वीडियोस भी अभी आपको मिलेंगी जिसमें हम लोग ऑटोमेशन को देखेंगे, ठीक है। ऑटोमेशन को देखेंगे, प्रोडक्ट साइकिल को देखेंगे। ये कुछ हमारे पास टॉपिक्स बचे हैं, CIM है उसको टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो जो भी मैं आज नोट्स वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, यही जो नोट्स हैं यही सारे नोट्स हैं, PDF नोट्स हैं। तो इनको आप सब लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये मेरी कॉपी बनी हुई है, इस टाइप की कॉपी बना लीजिएगा और इसी में सारे नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। इस टाइप के नोट्स बना लीजिएगा। और आप लोगों को क्विज़ेस होंगे, जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का एक क्विज़ कराया जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और हो सकता है वो हमारा थ्योरेटिकल वे में भी हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।